हेलो स्टूडेंट, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बीए फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है एंशिएंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन इतिहास, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में अच्छे से पता चल सके। और जो भी स्टूडेंट बीए फर्स्ट ईयर के अंदर है, जिनका सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम चल रहा है या फिर सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला है, वो लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर उनको किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए, ताकि आपके कमेंट के अनुसार मैं आपको क्वेश्चन पेपर दे सकूँ। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाते हैं। पर आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के साहित्यिक स्रोतों का वर्णन कीजिए। पहला प्रश्न कह रहा है जो प्राचीन भारतीय इतिहास है, यहाँ पे आपको प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के साहित्यिक स्रोतों का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाते हैं। पर आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, अवंती महाजनपद पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो अवंती महाजनपद है, यहाँ पे आपको अवंती महाजनपद पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाते हैं। पर आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, अजात शत्रु पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो अजात शत्रु है, यहाँ पे आपको अजात शत्रु पर एक संक्षिप्त लेख लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाते हैं। पर आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, सिकंदर के साथ युद्ध में पोरस के पराजय के क्या कारण थे। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो सिकंदर के साथ पोरस का युद्ध हुआ था, उसमें पोरस के पराजय के क्या कारण थे। यहाँ पे आपको बताना है कि सिकंदर के साथ युद्ध में पोरस के पराजय के क्या कारण थे। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए, आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य विस्तार बताइए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो चंद्रगुप्त मौर्य है उसका साम्राज्य विस्तार कहां से कहां तक फैला हुआ है। यहाँ पे आपको चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य विस्तार के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए, यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र पर टिप्पणी लिखिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो कौटिल्य है उसका जो अर्थशास्त्र है, यहाँ पे आपको कौटिल्य के अर्थशास्त्र पर टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए, यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, सातवाहन वंश के पतन के क्या कारण थे। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो सातवाहन वंश है उसके पतन के क्या कारण थे। यहाँ पे आपको सातवाहन वंश के पतन के कारण बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए, यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, मीनांडर पर एक टिप्पणी लिखिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो मीनांडर है, यहाँ पे आपको मीनांडर पर एक टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए, यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, रुद्रदामन प्रथम के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालिए। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो रुद्रदामन प्रथम है उसका जो जीवन चरित्र है, यहाँ पे आपको रुद्रदामन प्रथम के जीवन चरित्र के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए, यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, समुद्रगुप्त के दक्षिण भारतीय अभियान का संक्षेप में वर्णन कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो समुद्रगुप्त का दक्षिण भारतीय अभियान है, यहाँ पे आपको समुद्रगुप्त के दक्षिण भारतीय अभियान के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए, यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, महाकवि कालिदास पर संक्षिप्त लेख लिखिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो महाकवि कालिदास है, यहाँ पे आपको महाकवि कालिदास पर संक्षिप्त लेख लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए, यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, हर्ष का मूल्यांकन कीजिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो हर्ष है, यहाँ पे आपको हर्ष का मूल्यांकन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए, यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, ईश्वर वर्मन का परिचय दीजिए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो ईश्वर वर्मन है, यहाँ पे आपको ईश्वर वर्मन के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए, यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, शक कुषाण काल में भारत के विदेशी व्यापार का संक्षिप्त विवरण दीजिए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो शक कुषाण काल है, यहाँ पे आपको शक कुषाण काल में भारत के विदेशी व्यापार के बारे में बताना है। यानी कि जो भारत के विदेशी व्यापार थे, यहाँ पे आपको शक कुषाण काल के भारत के विदेशी व्यापार के बारे में आपको विवरण देना है। तो टोटल आपके 14 क्वेश्चन हो गए जो आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए, यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, मौखरी वंश के ऐतिहासिक स्रोत क्या है। पहला प्रश्न कह रहा है जो मौखरी वंश है उसके ऐतिहासिक स्रोत क्या है, यहाँ पे आपको मौखरी वंश के ऐतिहासिक स्रोत के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए, यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, गुप्त इतिहास की जानकारी के विविध स्रोत पर एक टिप्पणी लिखिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो गुप्त इतिहास है, यहाँ पे आपको गुप्त इतिहास की जानकारी के विविध स्रोतों पर एक टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए, यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, कुषाणों की भारतीय संस्कृति की देन पर टिप्पणी लिखिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो कुषाण है, यहाँ पे आपको कुषाणों की भारतीय संस्कृति के देन पर टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए, यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, महाराष्ट्र उज्जैन के क्षत्रप की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो महाराष्ट्र उज्जैन है, यहाँ पे आपको महाराष्ट्र उज्जैन के क्षत्रप की संक्षिप्त विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए, यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, खारवेल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो खारवेल है, यहाँ पे आपको खारवेल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए, यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, सातवाहनों के मूल निवास स्थान पर टिप्पणी लिखिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो सातवाहन है, यहाँ पे आपको सातवाहनों के मूल निवास स्थान पर टिप्पणी लिखना है, यानी कि सातवाहनों के मूल निवास स्थान के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए, यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, इंडिका पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो इंडिका है, यहाँ पे आपको इंडिका पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए, यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, बिंदुसार की उपलब्धियों का मूल्यांकन
मूल्यांकन कीजिए। 8वां क्वेश्चन कह रहा है जो बिंदुसार है उसकी जो उपलब्धि है, यानी कि जो बिंदुसार की उपलब्धि है उसके बारे में आपको बताना है, बिंदुसार की उपलब्धियों का मूल्यांकन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर आपका 9वां क्वेश्चन दिया हुआ है मौर्य वंश के इतिहास के स्रोतों का विवरण दीजिए। 9वां क्वेश्चन कह रहा है जो मौर्य वंश का इतिहास है, यहाँ पे आपको मौर्य वंश के इतिहास के स्रोतों का विवरण देना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है सिकंदर और पुरस के संबंधों का मूल्यांकन कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि सिकंदर और पुरस के बीच क्या संबंध है, यहाँ पे आपको सिकंदर और पुरस के संबंधों का मूल्यांकन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है गणराज्यों के विषय में ज्ञान प्राप्त करने के साधन बताइए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो गणराज्य है उसके विषय में ज्ञान प्राप्त करने के कौन कौन से साधन है, यहाँ पे आपको गणराज्यों के विषय में ज्ञान प्राप्त करने के साधन बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है अभिलेखों के महत्व पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो अभिलेख है यहाँ पे आपको अभिलेखों के महत्व पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो टोटल आपके 12 क्वेश्चन हो गए जब से लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में यात्रा विवरण का संक्षिप्त विवरण दीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत हैं, यहाँ पे आपको प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में यात्रा विवरण का संक्षिप्त विवरण देना है। यानी कि जो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत हैं उसके रूप में जो यात्रा का विवरण है, यहाँ पे आपको यात्रा के विवरण का संक्षिप्त विवरण देना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है बुद्धकालीन गणराज्य का वर्णन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो बुद्धकालीन गणराज्य है, यानी कि बुद्ध काल का जो गणराज्य है, यहाँ पे आपको बुद्धकालीन गणराज्य का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है पश्चिमोत्तर भारत में हुए ईरानी आक्रमण और उसके प्रभाव की समीक्षा कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो पश्चिमोत्तर भारत में ईरानी आक्रमण हुआ था, यहाँ पे आपको पश्चिमोत्तर भारत में हुए ईरानी आक्रमण और उसके प्रभाव के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है शासक के रूप में अशोक का मूल्यांकन कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो अशोक है, यहाँ पे आपको शासक के रूप में अशोक का मूल्यांकन करना है, यानी कि अशोक के बारे में आपको बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो मौर्य साम्राज्य है उसके पतन के कौन कौन से कारण हैं, यहाँ पे आपको मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण बताना है और उन कारणों की आलोचनात्मक व्याख्या करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है कलिंग राज खारवेल के सामरिक उपलब्धियों का विवरण दीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो कलिंग राज खारवेल है, यहाँ पे आपको कलिंग राज खारवेल के सामरिक उपलब्धियों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है कनिष्क प्रथम के शासनकाल की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो कनिष्क प्रथम है, यहाँ पे आपको कनिष्क प्रथम के शासनकाल की उपलब्धियों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है समुद्रगुप्त के विजय अभियान और उसके साम्राज्य विस्तार की विवेचना कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो समुद्रगुप्त है, यहाँ पे आपको समुद्रगुप्त के विजय अभियान के बारे में बताना है और उसके साम्राज्य विस्तार की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल का इतिहास लिखिए। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो चंद्रगुप्त द्वितीय है उसके शासनकाल का जो इतिहास है, यहाँ पे आपको चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल का इतिहास लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है स्कंदगुप्त की उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो स्कंदगुप्त है उसकी जो उपलब्धियां हैं, यहाँ पे आपको स्कंदगुप्त की उपलब्धियों का मूल्यांकन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है थानेश्वर राज्य तथा वर्धन वंश के इतिहास का संक्षिप्त विवरण दीजिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो थानेश्वर राज्य है तथा जो वर्धन वंश का इतिहास है, यहाँ पे आपको थानेश्वर राज्य के बारे में बताना है तथा वर्धन वंश के इतिहास का संक्षिप्त विवरण देना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है ईशान वर्मा की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो ईशान वर्मा है, यहाँ पे आपको ईशान वर्मा की उपलब्धियों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है उत्तरगुप्त कौन थे, उनके शासनकाल का इतिहास लिखिए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तरगुप्त कौन थे, यहाँ पे आपको सबसे पहले उत्तरगुप्त के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको उत्तरगुप्त के शासनकाल का इतिहास लिखना है। तो टोटल आपके 13 क्वेश्चन हो गए जब से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। आप इन तीनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिला करके याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।